तो हम स्टार्ट आज क्या करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल अफेयर। हमने क्या अभी क्या तक क्या 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 पूरा कर लिया है, हमने क्या क्या पूरा कर लिया है। हमने पहली सीरीज में हमने क्या पढ़ लिया, ये वाला पोर्शन पढ़ लिया है। आज हम ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे और आने वाले दिनों में हम इकोनॉमिक्स ख़त्म कर लेंगे और सिक्योरिटी वाला पोर्शन। तो 6-7 दिन में हम ये पूरा पोर्शन ख़त्म कर लेंगे। तो हम आ जाते हैं, पहले हमने ये पोर्शन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हम ये वाला पोर्शन पढ़ चुके हैं अपना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आईआर से। आईआर से, आईआर क्या बोलता है, आईआर जो आता है अपना सब कैटेगरीशन पढ़ चुके हैं हम सारा। इंटरनेशनल अफेयर से स्टार्टिंग करते हैं। जो इंटरनेशनल अफेयर है, पहला है वियतनाम से लिए, जो अपने मालदीव से रिलेटेड। हमारा पहला जो रिलेटेड है मालदीव से, क्योंकि मालदीव के हमारे कुछ टर्म्स रहे हैं इन पेंडेमिक टाइम में। पहली जो पॉलिसी आती है वो आती है एयर बबल पॉलिसी। ये क्या पॉलिसी होती है कि हमने एग्रीमेंट किया था एयर बबल पॉलिसी का पेंडेमिक टाइम पे। इसमें क्या है, इस पॉलिसी में एग्रीमेंट में क्या है कि देखो, कोविड टाइम पे क्या होता है कि इंटरनेशनल जो रेगुलर फ्लाइट थी वो सस्पेंडेड हो चुकी थी कोविड टाइम पे, पर कुछ हमें फ़्लाइट चलानी पड़ी, अपने सिटीजन्स को लाना पड़ा, उनके सिटीजन को छोड़ना पड़ा वहाँ पे। तो हमने एक पॉलिसी चलाई थी, एयर बबल एग्रीमेंट चलाया था। उसमें क्या था कि टेम्प्रेरी एग्रीमेंट है बिटवीन टू कंट्री के बीच में, और ये क्या करेगा, रीस्टार्ट करेगा कॉमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज को व्हेन द रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट आर सस्पेंडेड एज ए रिजल्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक टाइम पे। और ये रेसिप्रोकल इन नेचर को, इसका मतलब क्या होता है कि जो बेनिफिट हमारी फ्लाइट एंजॉय करेंगी, ये बेनिफिट उनकी कंट्री की भी एंजॉय करेंगी। तो ये हमने किसके साथ किया था, मालदीव के साथ किया था, और भी अलग कंट्री थी, अफगानिस्तान, कनाडा। तो ये आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एयर बबल एग्रीमेंट क्या है, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपको एग्जाम में कुछ भी घुमा के कुछ भी दे देगा और कुछ भी पूछ लेगा। तो हमने मालदीव के साथ एयर बबल पॉलिसी की। फिर हम क्या कर रहे हैं, ग्रेट माले कनेक्टिविटी बना रहे हैं, ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब आप मुझसे कहोगे ये ग्रेट माले कनेक्टिव प्रोजेक्ट क्या है, कि माले में 3 आइलैंड हैं, विनजिंग और थेलाफूसी और गुही फासू आइलैंड है। इनको क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे, वो कनेक्टिंग करेंगे। इनको कैसे कनेक्ट करेंगे, ये इसमें दिखा रखा है, कनेक्टिंग टू माले, ठीक है ना। मैं आपको ये आइलैंड की लोकेशन बताता हूँ, आइलैंड की लोकेशन कैसी है इनकी। तो ये हम पढ़ते हैं फिर, ये आइलैंड की लोकेशन कैसी है इनकी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने क्या करता हूँ, जो भी करंट में न्यूज़ आती है मैं उसे मार्क कर लेता हूँ मैप पे। ऐसे देखो मैंने मार्क की हुई है, जो भी करंट में कोई प्लेस आएगी, कुछ भी आएगी, तो मैं उसे ऐसे मार्क कर लेता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन कौन सी है। ये देखो ये लोकेशन है। आपको ये क्या है, लेवल सी है आपकी। फिर आपको आ जाएंगे यहाँ पे, ये तीनों आइलैंड यहाँ पे है। ये रहे तीनों आइलैंड, ये कहाँ पे है, गुही फालू में, फालहू, गुही फलू, ठीक है। यहाँ पे तीनों आइलैंड है, ये देखो। ये आपके सब ये मालदीव से, ये मालदीव्स आइलैंड है सब, ये मालदीव से सब ये मालदीव्स आइलैंड है, ठीक है ना। ये रहा देखो मालदीव्स, मालदीव्स के नॉर्थ साइड में, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आप भी ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे मार्क कर सकते हैं गूगल अर्थ के थ्रू, गूगल मैप को। ऐसे ही कभी कोई चीज़ आपको करंट में आपने पढ़ी तो मार्क कर लो, प्री के टाइम पे आप रिवाइज इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने नोट्स पे। हमारे नोट्स क्या बोल रहे हैं, तो हम इन आइलैंड को कनेक्टिविटी प्रदान करनी है, ठीक है ना। और एक तरह से जो GMCP है ना, अपना ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ये वुड बी द लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मालदीव्स। जो सबसे लार्जेस्ट है, इसको हमने क्या दिया, 500 मिलियन का असिस्टेंट प्रोवाइड किया है इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। हमने 400 मिलियन का माले को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। अब आप पूछोगे लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, हमेशा डेवलप कंट्री होती है, मतलब जैसे इंडिया माले से बहुत डेवलप्ड है, तो इंडिया इसे एज ए एक तरह से लाइन ऑफ क्रेडिट देती है। लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि पैसे तो नहीं देती फॉर्म में, एक तरह से कूपन दे देती है, कूपन दे दिए। तो उनका क्या करेगी, इंडिया से वो किसी भी कंपनी से वो कुछ भी परचेज कर सकती है, इतने $400 मिलियन का कुछ भी परचेज कर सकती है। जैसे उसे गाड़ी खरीदनी है, स्टील खरीदना है इंडिया से, तो स्टील खरीद सकती है इंडिया से 400 मिलियन का। तो ठीक है, इससे क्या होता है, एक तो हमारा जो पैसा है, मतलब कि वो इन्वेस्ट यहाँ पे पैसा देंगे, ठीक है ना, हमारे पैसा वापस कर देंगे। उसके बाद हमारा इम्पोर्ट अच्छा होगा, उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, और वो इन्वेस्ट भी उस पैसे को हमारे यहाँ ही कर पाएंगे, किसी और कंट्री में भी नहीं कर पाएंगे। अगर फिजिकल फॉर्म में पैसा दे देंगे तो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से कूपन है लाइन ऑफ क्रेडिट देना। जैसे आपको ट्रेंड्स में आप जाओगे, ट्रेंड्स आपको कूपन दे देगा कि 200 रुपये की शॉपिंग कर लेना सर इन फ्यूचर में आप आके, तो आप जाके 200 रुपये की वहीं पे शॉपिंग करवाओगे, तो उनसे उनका ही बिजनेस डेवलप हो रहा है। तो ये ऐसी लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह के वो है। पर इस पर क्या होता है, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा इससे देने से, गवर्नमेंट इसमें मिनिमम, मतलब एक मिनिमल करके एक तरह से इंटरेस्ट लगाती है, बहुत कम इंटरेस्ट लगाती है। तो इंटरेस्ट मिलेगा गवर्नमेंट को, ठीक है ना। और नाम का नाम हो जाएगा, अपने एक्सपोर्ट डेवलप कर लेंगे, इम्पोर्ट डेवलप कर लेंगे हम इससे, ठीक है। एक्सपोर्ट, सॉरी, एक्सपोर्ट डेवलप कर लेंगे, इम्पोर्ट करेंगे ना इस कंट्री को, तो हम अपना एक्सपोर्ट डेवलप कर सकते हैं,
ठीक है, ये देगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स, कि हमारे लिए मालदीव्स कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एक तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के तरफ ही है, वेस्ट कोस्ट इंडिया के इधर आता है, इधर की साइड है। और फिर ये स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। ऐसा क्यों इसने बोला स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो, जितने भी कार्गो शिप हैं, गुल्फ से आने वाले शिप हैं, यहाँ से होके यहाँ से होके यहाँ से होके, और आपका ये स्ट्रीट मलाका स्ट्रीट से निकल के इधर उधर निकल जाते हैं। फिर कुछ शिप यहाँ से आपके आने वाले हैं, यहाँ से आने वाले हैं, वो भी इधर से घूम के जाते हैं। ठीक है ना, जो आपके रेड सी से निकल के आएंगे, ये सॉरी रेड सी ये यहाँ से निकल के आएंगे, वो भी यहीं से होके निकलते हैं। ठीक है ना, तो पूरा टैरिफ एक तरह से यहीं से होकर निकलता है इंडिया का भी वर्ल्ड का भी। तो ये क्या बोलते हैं कि इंडिया का 97% ऑफ इंडिया ट्रेड वॉल्यूम तो यहीं से निकलता है, और 75% वैल्यू तो ट्रेड यहीं से होकर निकलता है इंडिया का। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडिया के लिए। ये तो होगी ट्रेड की बात। अब करते हैं सिक्योरिटी प्रोविजन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है सिक्योरिटी प्रोविजन से भी। ठीक है ना, सिक्योरिटी प्रोविजन से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो इसमें क्या करना चाहिए, मालदीव्स के साथ एक क्लोज मिलिट्री एंड नेवल टाइज करने चाहिए मालदीव्स के साथ, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडियन ओशियन में। चलो, दूसरी चीज़ का हमें जो खतरा हो रहा है, जो हमें प्रॉब्लम हो रही है मालदीव से, वो प्रॉब्लम हो रही है हमें अपना प्रॉब्लम हो रही है हमें मालदीव्स के, मतलब कि चाइना का उसमें इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। चाइना का कुछ पीडीएफ में मिस्टेक है, पर कोई बात नहीं, आपको मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। तो दूसरी प्रॉब्लम जो हो रही है चाइना से हमें प्रॉब्लम हो रही है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है, फुटप्रिंट जो मालदीव में बढ़ रहे हैं, तो उससे एक जियो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। और मालदीव में चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ेंगे तो उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। ये सब बताया गया है। फिर उसमें क्या कहते हैं, ओवरव्यू ऑफ इंडिया मालदीव रिलेशन कैसे होने चाहिए, ओवरव्यू करता है। देखो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिकल है, और हमने कि ट्रेड जो एग्रीमेंट है इंडिया का 1981 से स्टार्ट कर दिया था हमने। और मालदीव जो हमारा फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, ये आगे कट गया है, पीडीएफ में थोड़ी मिस्टेक थी। तो फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। ठीक है ना। दूसरी चीज़, हमारा जो स्टेट बैंक है ना, वो वहाँ पे लोन प्रोवाइड करवा रहा है। वो लोन किस चीज़ में काम कर रहा है कि आयरन को, मतलब आइलैंड को रिस्टोर करने के लिए, एक्सपोर्ट ऑफ मैराइन प्रोडक्ट के लिए, कुछ बिजनेस वहाँ पे करना चाह रहा है, एंटरप्राइजेज है उनके लिए लोन प्रोवाइड करा रहा है। जैसे हमारा जापान का बैंक हमारे मतलब लोन प्रोवाइड करा रहा है बुलेट ट्रेन के लिए मिनिमम, तो ऐसे हमारा स्टेट बैंक है, इतनी कैपेसिटी तो है उसकी कि मालदीव्स को, छोटी छोटी कंट्री को वो एक तरह से लोन प्रोवाइड करवा सके। तो हमारा स्टेट बैंक ये काम कर रहा है। तो दो ये भी याद रखना। डिफेंस कॉपरेशन कैसे है, हमने एक 1988 में वहाँ एक ऑपरेशन कैक्टस किया था। वो कैक्टस किस चीज़ से रिलेटेड था, क्योंकि वहाँ के ट्रूप्स थे ना, उनको हेल्प किया था हमारे इंडियन ट्रूप्स ने। उसने मालदीव को हेल्प किया था कि वहाँ कोअस थे। कोअस का मतलब क्या होता है, COUS, मतलब कि तख्ता पलट करने वाले कुछ ऐसे बाहरी लोग होते हैं, वो करना चाहते हैं, उसको मालदीव से सेव किया था हमने। ठीक है ना। तो एक तरह से ये वाला हमारा काम था ऑपरेशन कैक। इतना ही पूछेगा कि ऑपरेशन कैक्टस रिलेटेड टू विच कंट्री, तो आपको याद रखना इट इज रिलेटेड टू मालदीव्स। ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं। अब आगे आज में जो आएगी न्यूज़ जो आ रही है, हमने और क्या करते हैं, और मालदीव्स हम करते हैं कि मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स है ना, उसको हमारी इंडिया भी मतलब ट्रेन करती है, मतलब ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट पूरा करती है। 70% जो हमारी इंडिया की, जो इंडिया ये है। और हम क्या करते हैं, इन दोनों की, इंडियन आर्मी की और MDNF की जो उनकी फोर्स है, डिफेंस फोर्स, उनकी एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट कराते हैं। आर्मी एक्सरसाइज है, इक्यूवेरिन करके, इक्यूवेरिन करके। तो ये उनकी एक्सरसाइज है मालदीवन कंट्री की। तो ठीक है, ये कब से स्टार्ट चल रही है, 2009 से चल रही है। एक उनकी नेवी की भी एक्सरसाइज है, उनकी नेवी की भी एक्सरसाइज है। इक्यूवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स, मालदीवियन लैंग्वेज में। एक उनकी नेवी की एक्सरसाइज है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना उनकी नेवी की एक्सरसाइज कौन सी है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। चलो आगे चलते, हमने फिर और क्या किया है। ये सब चीज़ आपको मेंस के लिए है, इतना नहीं पूछेगा आपसे। इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने आपको बताया, एक तो मतलब कि ये लाइन पूछ सकता है, फिर आपको क्या पूछ सकता है, फिर एयर बबल स्टेटी क्या है आपको प्री के लिए। ठीक है ना, इनकी लोकेशन पूछ सकता है इनमें से किसी की भी, रिलेटेड टू विच कंट्री। उसके बाद ये पूछ सकता है ऑपरेशन कैक्टिस किस लिए था। उसके बाद क्या पूछ सकता है कि इक्यूरिन एक्सरसाइज की क्या क्या है। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने वहाँ इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल तैयार किया है मालदीव्स में। ठीक है ना। उसके बाद हमने और क्या किया, फिर हम उनके कुछ ग्रांट दे रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, जिन प्रोजेक्ट का हाई इम्पैक्ट पड़ता है कम्युनिटी के डेवलपमेंट पे, उन प्रोजेक्ट को हम ग्रांट दे रहे हैं। कौन से प्रोजेक्ट होते हैं ऐसे, जैसे लाइवलीहुड एंड इनकम जनरेशन के लिए कोई प्रोजेक्ट हो, हेल्थ के लिए प्रोजेक्ट हो, एजुकेशन के लिए हो, जेंडर एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट के लिए हो, स्पोर्ट्स के लिए हो, सब्सटेंशियल डेवलपमेंट के, एक तरह से कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट जो चीज़ें होती हैं ओवरऑल करके, उस चीज़ के लिए हम उन्हें प्रोजेक्ट के लिए कुछ ग्रांट्स दे रहे हैं। इंडिया ऑल्सो साइन, देखो ये प्रोजेक्ट हमने
इकलौता कोई मालदीव्स नहीं, अफगानिस्तान और भूटान और एक्स्ट्रा कंट्री भी है, उनके साथ साइन किया हुआ है। अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया साइन ओनली विद मालदीव्स, तो देन इट इज़ रॉन्ग। ठीक है ना। तो हमने ये और भी कंट्री के साथ किया, कोई छोटी छोटी कंट्री है। फिर उसमें क्या हुआ था, 2014 में क्या हुआ था कि माली में वाटर क्राइसिस आ गया। देखो कि देखो मालदीव्स है तो घिरा हुआ पानी से, पर वो समुद्र का पानी नहीं पी सकते हैं, और उनके पास इतना पैसा नहीं है उस पानी को फिल्टर कर रहे हो, उसमें से सॉल्ट अलग कर दें, वो अलग कर दें। तो 2014 में वाटर क्राइसिस आ गए थे। तो हमने ऑपरेशन नीर तुरंत अपने जहाज भेज दिए पानी के भर के, एज ए ऑपरेशन नीर के अंदर। ठीक है ना। उस टाइम जो अपनी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी सुष्मिता स्वराज थी, शी इज़ नो मोर राइट नाउ। ठीक है ना। तो वो अपनी मिनिस्टर थी, उन्होंने ये काम किया था ऑपरेशन नीर। तो हम देखो, एक ऑपरेशन कैक्टस था, एक नीर था। तो ये दो ऑपरेशन हम देख सके मालदीव्स के साथ। फिर हमारी एक्सरसाइज इक्विवेलेंट उनके साथ होती है। अब आते हैं पीपल इन रिलेशन। क्योंकि इंडिया की है ना सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेट कम्युनिटी, मतलब एक्सपेट कम्युनिटी रहती है, मतलब कि हमारे वहाँ 70%, सेकंड लार्जेस्ट जो कंट्री है ना वो वर्ल्ड में, वहाँ पे सेकंड जो हमारी पॉपुलेशन इंडिया की कहाँ रहती है, वो मालदीव्स में रहती है। कौन रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, टीचर्स रहते हैं। ठीक है ना, जो मालदीव्स में रहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद उनकी स्टूडेंट की बहुत, मालदीवियन स्टूडेंट बहुत हैं इंडिया में। ठीक है ना। फिर शार्क उनके साथ, शार्क नेशन में वो पार्ट है। कैसे, देखो शार्क में 8 कंट्री है। एक तो अफगानिस्तान बॉर्डर टच करता है, पाकिस्तान हमारा बॉर्डर टच करता है, नेपाल हमारा बॉर्डर टच करता है, भूटान हमारा बॉर्डर टच करता है, बांग्लादेश हमारा बॉर्डर टच करता है। फिर नीचे श्रीलंका आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद मालदीव्स आ जाएगा। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक इंडिया। तो हमने इसमें सबसे बड़ी बात क्या सीखी, शार्क में कौन सी कंट्री नहीं है, म्यांमार नहीं है, चाइना नहीं है। तो देखो ये दो कंट्री नहीं है जो बॉर्डर टच भी करती है, मतलब है नहीं है। मालदीव्स कहीं ना कहीं बॉर्डर टच करता है, हमारे जो लक्षद्वीप है उनके आसपास में थोड़ा से नीचे मालदीव्स है। तो एक तरह से हमारी टेरिटरी, मतलब जो होती है ना अपनी स्पेस, मतलब इकोनॉमिकल जोन होता है अपना, EEZ वाला, जो अपना सी वाला जोन होता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आता है। तो एक तरह से शार्क की भी कम्युनिटी का पार्ट है। अब आते हैं हमने और क्या किया, हमने 2011 में माले में एक अपना इंडिया कल्चर सेंटर खोला है। उस सेंटर में क्या होता है कि उनको जो हम योगा क्लासेस, क्लासिकल म्यूज़िक जो इंडिया का है, डांस है, इंडियन जो कॉमर्शियल फिल्म्स होती हैं, टीवी सीरियल्स होते हैं, इससे हम क्या करते हैं, ये कल्चर एक्सचेंज करते हैं। वो हमें बताते हैं, तो हम उनको बताते हैं। ऐसा हम और भी कंट्री के साथ कर रहे हैं, जो हमारी साउथ ईस्ट में, जैसे थाईलैंड हुआ, उनके साथ भी हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है ना। और 2019 में, मतलब ये 19 में, 2019 में हमारे जो इंडिया के PM है, उन्हें एक अवार्ड भी मिला है। उस अवार्ड का नाम है निशान इजरुद्दीन, नाम है, देखो उसमें कट रहा है, निशान इजरुद्दीन। आप अपनी PDF में देखना, निशान इजरुद्दीन करके है, जो नेपाल मालदीव्स का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट, जो हमारे PM को मिला है। तो एक ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, निशान सिद्रुद्दीन नाम है, इजरुद्दीन शायद। तो इसमें PDF में थोड़ा मिस्टेक है, आप डाउनलोड करके देख लेना PDF। और क्या क्या कुछ चैलेंजेस हैं इन फ्रंट ऑफ इंडिया, जो इंडियन मालदीव की रिलेशन पे है। सबसे बड़ा चैलेंज तो चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ बहुत बढ़ रहा है। चाइना ने जितना वहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है ना, वो मालदीव्स की 40% उनकी GDP के अकॉर्डिंग है। देखो एक तो बहुत छोटा सा आइलैंड है, उसकी इकोनॉमी का 40% जो है ना, वो चाइना ने इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ। चाइना चाहे तो खरीद लेगा पूरे को, पर वहाँ इन्वेस्ट किया हो। तो उससे चाइना क्या कर रहा है, डेट ट्रैप क्रिएट कर रहा है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है उसकी। जैसे उसने अपना श्रीलंका में किया, हम्बन टोटा पोर्ट्स में इतना इन्वेस्ट कर दिया कि श्रीलंका लोन नहीं उतार पाया। तो उसने बोला ठीक है, लोन मत दो, हमें 100 साल की लीज पे दे दोगे। तो उसने वो ले लिया, अब वो अपने हिसाब चला गया। ऐसे ही पाकिस्तान को कर रहा है कि उसे इतना लोन प्रोवाइड करा देगा तो वो डेट ट्रैप में फंस जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, वो उतनी डिप्लोमेसी है उसकी। फिर वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है। कुछ लीडर्स हैं वहाँ के, वो इंडिया को नहीं चाहते हैं। जैसे देखो इन्होंने बोला स्टेबिलिटी इंक्रीज हो, रेडिकल जो थिंकिंग के होते हैं। मालदीव रिपोर्ट ज्वाइन टू इस्लामिक स्टेट को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था 200 मालदीव्स ने, जो मालदीवियन है। ठीक है ना। तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो हमारे क्या प्रॉब्लम, चाइना का इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है ना। और दूसरा है कि देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है अपना, फिर यही इसमें कंटिन्यू कर दिया थोड़ा सा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ गया अपना। फिर नीचे आते हैं वे फॉरवर्ड में, वो अच्छी अच्छी बातें बताएंगे आपके लिए, कि मतलब कि रीजनल कॉपरेशन होनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए आपको। फिर वही सब कुछ वे फॉरवर्ड में है। फिर अपन थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, इंडिया आउटरीच, मतलब इंडिया को मतलब क्या हुआ, मतलब इंडिया ने क्या किया 2000 पेंडेमिक के टाइम में मालदीव्स के साथ। एक तो हमने अपना मिशन सागर के तहत
वहाँ पे मतलब जो हमारा मिशन सागर है ना, वो क्या करता है, आगे आएगा मैं बताऊंगा आपको। तो मिशन सागर क्या करता है, इंडियन ओशियन रीजन में जो भी नेशन है उनकी हेल्प करता है अगर कोई प्रॉब्लम में आते हैं। जो छोटे छोटे रीयूनियन हो गया, मॉरिशस हो गया, सेचल्स हो गया, फिर आपका ये मालदीव्स हो गया, फिर जितने भी छोटे छोटे ये हैं, इनकी हेल्प करता है मिशन सागर के तहत। और भी कंट्रीज़ हैं। तो हमने अपना INS केसरी केसारी को भेजा मालदीव्स में, वो मॉरिशस में, शेयरचील्स में, मेडागास्कर में, कोमोरोस में। तो वो लेके गया वहाँ पे फूड आइटम, कोविड रिलेटेड मेडिसिन लेके गया। कोविड के टाइम देखो गरीब देश थे, उनकी मदद तो हमें करनी चाहिए। और एक ह्यूमैनिटी का भी असर होता है। ह्यूमैनिटी, ह्यूमन से इक्वल टू ह्यूमैनिटी। कोई रिलीजन नहीं होता ह्यूमैनिटी का, कोई वो धर्म नहीं होता। आपने देखा होगा कितनी ह्यूमैनिटी सर्विंग हुई है, एक कनेक्टिविटी। जो हेटेज स्पीच से लोगों के बीच में जो गैप क्रिएट हो चुका था हेटेज स्पीच से, ठीक है ना, कि ये हिंदू, ये वो, तो वो हमने कम से कम गैप, इस कोविड ने वो गैप फिल करने का काम स्टार्ट किया है। कि लोगों को अकल आई है कि इससे बड़ी भी कोई चीज़ है। तो एक तरह से वो गैप फिल हुआ है इस चीज़ को देखते हुए। तो हमने क्या किया, सागर जो है मतलब ये विज़न था अपने अपने PM ने स्टार्ट किया था 2015 में। ये क्या करता है, कलेक्टिवली एक्शन एंड कॉपरेशन टू एडवांस पीस इन सिक्योरिटी, रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी में कोई दिक्कत आ जाए। ये क्या करता है, जितने भी कंसर्न है, प्राइम मिनिस्टर विजन था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन, मतलब जो भी ऑल इन कंट्री अपनी इंडियन ओशन में उनके लिए। तो सागर इस चीज़ के लिए था ये। ठीक है, आगे चलते हैं। वे फॉरवर्ड हमारा हो गया। अब हम आते हैं वियतनाम के साथ, मतलब अभी हमने पढ़ा अपने मालदीव्स के साथ। अब हम आते हैं वियतनाम के साथ इंडिया की क्या ट्रीटी है। ये आप पूरी पढ़ लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगी। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। प्री के पॉइंट मैंने बाहर निकाल दिए, मेंस के आप लिख सकते हैं। अभी क्या हुआ, 17 मीटिंग होती है, मतलब बायोलेटरल जॉइंट मीटिंग होती है वियतनाम की और इंडिया की। तो उसमें दो चीज़ पे काम होता है। एक तो होता है इकोनॉमिकल पॉलिसी डेवलप करने के लिए, दूसरा होता है डिफेंस एग्रीमेंट के लिए। ठीक है ना, देखो इन्हें भी हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। हम जो गरीब गरीब कंट्री होती है ना, क्योंकि हमेशा याद रखना कि आप, अब गुच्ची ट्रेंड्स को वो नहीं देगा। गुच्ची जो हमारा है, अरमानी जो है, वो जाके ट्रेंड्स को कूपन नहीं देगा कि ट्रेंड्स, वो क्या नाम, ट्रेंड सॉरी, ट्रेंड वाले जो ट्रेंड्स है अपना रिलायंस का, वो गुच्ची को कूपन नहीं देगा कि आप आओ हमारे यहाँ शॉपिंग कर लो आके कपड़ों की। क्यों भाई, गुच्ची अपने आप में ब्रांड है, वो ट्रेंड्स पे क्यों शॉपिंग करेगा। तो ऐसे ही होता है कि लाइन ऑफ क्रेडिट हमेशा बड़ी कंट्री छोटी कंट्री को देती है। ऐसे नहीं होगा कि हम जाके अमेरिका से बोले लाइन ऑफ क्रेडिट है, हमारे आके शॉपिंग कर लेना। वो कहेगा भाई तू मेरे यहाँ से करता है तो मेरे यहाँ से क्या लेके जाएगा। हमेशा याद रखना कि बड़ी कंट्री छोटी को देती है। तो ऐसे बोल सकते हैं डेवलपिंग कंट्री को दिया जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट। एक टाइप का कूपन है कि आप हमारे यहाँ से इस कूपन की इतनी वैल्यू में शॉपिंग कर सकते हो, खरीद सकते हो कोई भी चीज़। ठीक है ना। तो ये है, इससे हमारा क्या होगा, एक तो इम्पोर्ट बढ़ेगा, चीज़ बनानी पड़ेगी, हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी वो, मतलब अपनी इम्पोर्ट इम्पोर्ट मतलब सॉरी एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। क्योंकि हमें वो चीज़ एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी उस कंट्री के लिए। फिर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा तो एम्प्लॉयमेंट हमें जनरेट करना होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा तो हमारे पास क्या बढ़ेगा, हमारा डिस्पोजल इनकम बढ़ेगी। डिस्पोजल इनकम बढ़ेगी तो एक तरह से ग्रोथ इन मार्केट शो होगी। तो सबका इंटरलिंक है, ग्रोथ इन मार्केट, तो पूरा इनसे सब इंटरलिंक होती हैं चीज़ें। तो आप पूरा एक ऐसे लिख सकते हो इस पे। ठीक है ना। अब हम आते हैं, हमने इन्हें भी लाइन ऑफ क्रेडिट हमने प्रदान किया। फिर हमने और क्या चीज़ दिया, नेगोशिएट हमने इन्हें क्या दे रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल। ब्रह्मोस होती है कहीं से भी वार कर देती है, एयर से ज़मीन पे, ज़मीन से ऊपर। तो सारे वेरिएंट आ चुके हैं इसमें ब्रह्मोस में। आकाश मिसाइल क्या होती है, लैंड टू स्काई, आकाश को मारने वाली, जो लैंड टू स्काई में ये करती है। तो ये 2 मिसाइल देंगे। दूसरी चीज़ क्या है, यूएनओ में अभी इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल है, अपनी नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिल गई है 2011 से। हम उसके वो मतलब कि चेयर करेंगे हम उसे। हम उसमें जो 10 नॉन परमानेंट कंट्री होती हैं उसमें एक पार्ट है। और उसमें मालदीव्स को भी रखा गया है। इट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, मतलब मालदीव्स को भी 2021 से चेयर करने का मौका मिल रहा है। तो हम कॉपरेशन करके चल सकते हैं एक दूसरे को एक साथ। ठीक है ना। ओ सॉरी, मालदीव्स का नारा है, वियतनाम भी उसमें अब इस बार चेयर करेगा वियतनाम। तो दोनों को साथ लेके चल सकते हैं हम एक तरीके से। फिर क्या होता है, हमारा एशियन कंट्री में एक तरह से मिड पाथ का काम कर सकता है, इंपॉर्टेंस काम कर सकता है हमारे लिए वियतनाम। कि बोथ एग्री टू स्टेप टू कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द रीजनल फोरम अंडर फोरम फ्रेमवर्क। तो हम इसमें ज्वाइन करके एक तरह से कॉपरेशन करके काम कर सकते हैं। वियतनाम हमें सपोर्ट कर सकता है परमानेंट मेंबर के लिए यूएन में, जो सिक्योरिटी काउंसिल में, कि इन्हें परमानेंट दे दो। एक तरह से जॉइंट इनिशिएटिव चला सकता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए, हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है वियतनाम। तो ये बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। अब हम पढ़ते हैं और फिर क्या काम कर सकता है, इंडियो इंडो
पैसिफिक में देखो, वियतनाम की जो लोकेशन है ना, वो लोकेशन अपने आप में बहुत काम की लोकेशन है। मैं आपको वियतनाम दिखाता हूँ, आपको मैं वियतनाम दिखाता हूँ। वियतनाम ये आते हैं, वियतनाम ये रहा, देखो वियतनाम। ये वियतनाम में कौन सा पोर्ट है? ये है डानंग, डानंग एयर, वो है अपना, क्या नाम, पोर्ट है। देखो वियतनाम का आता है इधर, इधर हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया है इधर, ये रहा मेघालय, मणिपुर। इधर से आता है म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड, बीच में आता है लाओस, और नीचे आता है कंबोडिया, फिर आता है वियतनाम। तो हमारा मतलब एक तरह से क्या हो रहा है, रोड डेवलप भी करे ना, थाईलैंड तक जो रोड बना रहे हैं, म्यांमार ट्राइलेटरल रोड बना रहे हैं थाईलैंड तक, तो हम म्यांमार तक नहीं, वियतनाम तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि बीच में कंबोडिया आ गया और लाओस आ गया। ठीक है ना, नीचे देखो मलेशिया है, फिर सिंगापुर है, इधर इंडोनेशिया है, फिर इधर पेपिगुनिया है, ऊपर फिलीपींस है, ताइवान है, जापान है। ठीक है ना, तो ये ऐसे हैं। तो एक तरह से बॉर्डरिंग क्षेत्र है साउथ सी केयर, साउथ सी बीच में फिलिस्तीन और वियतनाम के। आगे आएगा क्या क्या इशू है, हम इसमें जाएंगे। तो ये देखो कनेक्टिंग दे रहा है एक तरह से पैसिफिक ओशियन को, तो हमारे इंडो पैसिफिक में ये बूस्ट कर सकता है हमको भी, और कंट्री को भी। तो इसमें यही लिखा है इंडो पैसिफिक में क्या होगा। Both agree to enhance the bilateral cooperation. Both enhance the bilateral cooperation in the line of India's Indo-Pacific Ocean Initiative and Asian outlook on Indian Indo-Pacific to achieve the security share, prosperity and the growth of all the region. तो ये कुछ इनिशिएटिव है, इसमें हम एक तरह से इनहेंस कर सकते हैं बायलैटरल कोऑपरेशन विद इंडिया। अब हम पढ़ते हैं कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव क्या है। लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द ईस्ट एशिया समिट में वो गए थे थाईलैंड में 2019 में। इसके कुछ 7 पिलर हैं, वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ काम क्या करता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, मैरीटाइम बिल्डिंग, रिसोर्सेज शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क रिडिगेशन मैनेजमेंट, साइंस, इन चीज़ों के लिए काम करता है। अब इंडिया क्या है, इंडिया कॉल फॉर वियतनाम टू पार्टनर वन ऑफ द 7 पिलर। इसमें से कुछ जो पिलर हैं 7 में से, उसने इंडिया ने कॉल किया वियतनाम को, इसमें से एक पिलर के साथ हम पार्टनरशिप करते हैं, हम उस पिलर को मजबूत करेंगे। तो इस तरीके से, तो ये इन प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला सिस्टम बस जो मैंने मार्क किया हुआ है प्री के लिए। क्योंकि हम जब पेपर होगा ना एंड टाइम पे, हमें ये चीज़ छाटनी आनी चाहिए कि प्री के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कौन सा है। तो प्री प्री की चीज़ें पढ़नी है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ने बैठ जाएंगे सारी, उन्हें प्री और मेंस की चीज़ें नहीं पता होंगी, प्री और मेंस की चीज़ें नहीं पता होंगी उन्हें। तो ये चीज़ हमें अलग करनी है। फिर आता है एशियन आउटलुक ऑन इंडिया पैसिफिक, एशियन आउटलुक ऑफ इंडिया। एशियन तो कंट्री होगी देखो, जो है अपनी इधर की सारी जो है। और उसके बाद क्या आता है, इंडो पैसिफिक आउटलुक, इंडो पैसिफिक को भी ज्वाइन करता है। ये क्या है, ये क्या करता है, इसका मतलब रीज़न क्या है, एनालिसिस क्या है, कि ये करता है एक तरह से क्रिएटिवली आपकी सेंट्रलिटी एज ए अंडरलिंग प्रिंसिपल फॉर प्रमोटिंग कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। एक तरह से कॉपरेशन क्रिएट करना विद एशियान लीड मैकेनिज्म सच एज ईस्ट एशिया समिट एज प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग टू इम्प्लीमेंट द इंडो पैसिफिक कॉपरेशन। एक तरह से कॉपरेशन का काम करता है इंडो पैसिफिक कॉपरेशन के लिए। और क्या करता है, ये करता है सेंट्रलिस्ट एज ए अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन कॉपरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। चलिए, अब आता है हमारे लिए वियतनाम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वाई वियतनाम इज सो इम्पॉर्टेंट टू इंडिया। आगे से बहुत लंबा रह रहा है, अभी इकोनॉमिक्स यहाँ से स्टार्ट है। तो इंडिया के लिए वियतनाम क्यों इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ते हैं। एक तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया की है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया की, जो ईस्ट की तरफ सोचने में मदद करती है, म्यांमार, थाईलैंड, फिर आपका ऊपर लाओस, नीचे कंबोडिया, फिर वियतनाम हो गया अपना, फिर नीचे चले जाएंगे तो अपना आपका मलेशिया, सिंगापुर आ जाएगा। तो जो उनकी पॉलिसी है, हम उन जो एक्टिव पॉलिसी है उसमें एक तरह से हमें कोर पार्टनर की के लिए हेल्प करेगा। वियतनाम एक कोर पार्टनर का रोल निभा सकता है एक्टिव पॉलिसी में, जिसका एम है रिवोगरेट करना हिस्टोरिकल टाई विद द कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया की जो कंट्री है उनके साथ हिस्टोरिकल टाई करना, उसमें एक तरह से कॉपरेशन कर सकता है। दूसरी क्या है, टू कंटेन चाइना, चाइना को कंटेन करने के लिए, उसे रोकने के लिए, उसके क्योंकि वियतनाम से उसकी लड़ाई है ना, तो उसे रोकने के लिए हमारी हेल्प कर सकता है वियतनाम। ड्यू टू क्रिटिकल जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन इन द नेबरहुड ऑफ चाइना, होल्ड द की ऑफ एनी फ्यूचर स्ट्रेटेजिक कंटेन ए हीजीमोनिक राइज इन चाइना, मतलब कुछ राइज करा इसमें रन कर सकता है। इंडिया वियतनाम कोई स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं पार्टनरशिप, जो चाइना को रोका जा सके, उसकी पावर को कम किया जा सके। एनर्जी सिक्योरिटी में हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि हमारी जो विदेश वाली मंत्रालय है ना, ओ विदेश है वाली जो है, जो विदेशों में अपना क्या करती है, एक्सट्रेडिशन करती है, एक्सप्लोरेशन करती है ऑयल का,
वियतनाम इज ऑल्सो इंडिया एक्सपेंड द प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन साउथ चाइना सी में उन्हें परमिशन दे दी है सॉइल को एक्सप्लोरेशन करने की, जो मैंने आपको बताया था फिलिस्तीन और उसके बीच में है साउथ चाइना सी। किस लड़ाई भी है उसकी, किससे? चाइना से। चाइना बोलता है ये हमारी है, पर ये बोलता है ये हमारी टेरिटोरियल में आती है, हमारी है। ठीक है ना, उसका केस फिर वो इंटरनेशनल ओशन कमीशन डिसाइड करेगी किसकी है। फिर ट्रेड और इकोनॉमी में कैसे हेल्प कर सकता है, ये एक मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशन है, उसके में हमारी हेल्प कर सकता है, जिसमें इंडिया विल बी टेकिंग अ क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, हैव ए शॉर्ट गेजिटेशन पीरियड, ब्रिंग द डायरेक्ट बेनिफिट टू द कम्युनिटी ऑफ ग्रास रूट लेवल। इसमें एक तरीके से हमारी टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ वियतनाम है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा इधर पढ़ लेते हैं जो इंडिया की वियतनाम की रिलेशनशिप है। एक तो 1950 से इसकी हमारी रिलेशनशिप है। इंडिया सपोर्ट करता है वियतनाम को एज ए इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रांस से। ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूएस इन्वॉल्वमेंट इन द वियतनाम in the 1960 was one of the first country to recognized by the United Vietnam in 1975 after the war with the US। वियतनाम को पता ही आपकी वार हुई थी, तो इंडिया ने मतलब एक तरह से वियतनाम को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। ठीक है ना। इंडिपेंडेंट हुई थी, फ्रांस से हुई थी, यूएस से इसने फाइट करी थी, पर बहुत लॉस हुआ था यूएस का। और इंडिया इनिशियली मेंटेन मतलब कंसर्टेबल रिलेशन विद द नॉर्थ एंड द साउथ वियतनाम। पहले क्या था, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को डिवाइड था, कुछ इन्फ्लुएंस था इधर चाइना का नॉर्थ साइड में, क्योंकि नॉर्थ साइड चाइना का बॉर्डर छूता है, तो इन्फ्लुएंस क्रिएट करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब दोनों एक हो गया है। एस्टेब्लिश फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इन 1972 पूरी हो गई थी। फिर रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज एनविसेज द लेवल ऑफ, मतलब कि एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टडी। जो पहले क्या हुआ था 2007 में, 2007 लिखा है, 2007 में स्ट्रेटेजिक उनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट की थी। स्ट्रेटेजिक है, पढ़ लेना बुक में। स्ट्रेटेजिक लोकेशन मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट की थी। स्ट्रेटेजिक मतलब होता है कि मतलब कि आर्मी की, मतलब हमारे किस तरीके से मतलब में आएगा ये, किस तरीके से हम इसे हेल्प ले सकते हैं चाइना कंट्री स्ट्रेटेजिकल पॉइंट से। फिर 2016 में जब गवर्नमेंट आई, हमने क्या स्टार्ट की, कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक तरीके से स्ट्रेटेजिक तो है, फिर हम कॉम्प्रीहेंसिव उस चीज़ को और भी तरीकों से यूज़ करें, इकोनॉमिक बेस से स्ट्रेटेजिक चीज़ बना सकते हैं, कुछ भी चीज़ से। तो कॉम्प्रीहेंशन 2016 में स्टार्ट हुई थी। टुडे क्या है, जो वियतनाम है ना, मतलब एक पाइवटल रोल स्टेट करता है। एक्टिव पॉलिसी जो है हमारी, इसमें बहुत अच्छा रोल प्रदान करता है, और काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना, तो मतलब काउंटर बैलेंस टू इंडिया, स्ट्रेटेजिक काउंटर बैलेंस टू इंडिया पाकिस्तान। ठीक है ना। चाइना को और पाकिस्तान को देखने में हमें मदद प्रदान करेगा, ये सब है। आगे आ जाते हैं, चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है रिलेशनशिप में। एक तो मैंने बताया साउथ चाइना सी है, इस पर डिस्प्यूट एरिया है चाइना का, हम उसमें काम भी कर रहे हैं। कल के दिन प्रॉब्लम आ जाए तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इंडिया के लिए। साउथ चाइना सी में हम जो उसमें एक्सप्लोर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में, तो एक वो प्रॉब्लम है हमारे लिए। दूसरी क्या है कि हमारे में कल्चर गैप है। जैसे हमारे कल्चर थाईलैंड के साथ बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, ब्राह्मणिज्म राइट है ना, और कम्बोडिया में वो अंकोर वट वाले मतलब मंदिर है, उनको रिनोवेट कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे मतलब कोई वियतनाम के साथ हमारे कोई कल्चर वो मैच नहीं करता, कल्चर गैप है। फिर कनेक्टिविटी है, जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बना रहे हैं। ऐसा कोई हाईवे मतलब गुड्स और सर्विसेज के लिए जो साउथ ईस्ट एशिया तक जाएंगे और वहाँ से हमारे यहाँ आएंगे। तो ऐसा कोई हाईवे नहीं है वियतनाम के बीच में, क्योंकि वियतनाम हमारे बीच में आ जाता है, वियतनाम हमारे बीच में आ जाता है एक तरीके से। तो कोई ऐसा वियतनाम के बीच में ऊपर लॉस आ जाता है और नीचे कम्बोडिया आ जाता है, तो इससे क्या होता है कि एक तरह से एक चीज़ क्रिएट हो जाती है, तो हम उसे कनेक्टिविटी नहीं जोड़ पाएंगे। फिर उन्होंने एक चीज़ बताया, हम लिंक कर सकते हैं थाईलैंड को, और जो मैंने आपको बताया था दानंग एयरपोर्ट, वो बताया था पोर्ट बताया था, तो हम इसे लिंक कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को। तो इन दोनों चीज़ों को हम कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं उस पोर्ट को, और इनसे तो हम एक कनेक्टिविटी बना सकते हैं वियतनाम में। तो ये पूछा सकता है वियतनाम में पोर्ट कौन सा है, दानंग। ठीक है ना। ये फिर इंडस्ट्रियल टाइल हमारे साथ कुछ नहीं है उनके साथ, क्योंकि हमारा लैंड एक्विनाइजेशन करना वियतनाम में बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत वेग है। तो एक ये प्रॉब्लम भी है, ये मीन्स के पॉइंट है सब, ये प्री के नहीं है। वे फॉरवर्ड में वही अच्छी अच्छी बातें करेगा, मेंटेन ए पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ ईस्ट एशिया, एक्सप्लोर डिफरेंट सच एंड IT एग्रो, इसमें हमें ध्यान देना चाहिए। फिर अपने स्टेप टूवर्ड रिलाइज इन सागर, जो अपना सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ इन द ऑल द रीजन, ये हमें स्ट्रेंथ करना चाहिए। फिर बोथ आर म्यूचुअल बेनिफिट ईच अदर इन ब्लू इकोनॉमी, जो होती है अपनी ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, ये एक्सप्लोर करना, ब्लू मतलब फिश को निकालना, एक ब्लू इकोनॉमी काउंट होती है। और अदर ओशन सिक्योरिटी, फिर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल द रीजन, जो सागर प्रोजेक्ट है हमारा इंडिया की पॉलिसी है
कि डॉक्ट्रिन है मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन में जो कंट्री है उनके साथ, एंड थ्रू दिस इंडिया सी के डीपनिंग कर सकती है अपनी इकोनॉमिक टाई, सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद द मैरीटाइम नेबर, और की बिल्डिंग कर सकती है मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कैपेसिटी। ये हो गया हमारा अपना वियतनाम के साथ, हमने जो पढ़ लिया सारा वियतनाम के साथ। अब हम आते हैं अपना, किस पे आते हैं, अपना है आपका अब्राहम अकॉर्ड। अभी क्या हुआ है, इसराइल ने और यूएई ने टाइज किए हैं अपने सामने, क्या किए हैं, जो आपकी यूएई है और आपकी इसराइल है, उन्होंने टाइप किया है उसे, मतलब एग्रीमेंट किया है, उसे बोलते हैं अब्राहम अकॉर्ड। यूएस बुकेड एग्रीमेंट है डेट हैज कम टू नो, मतलब यूएस कराने की कोशिश कर रहा था, उसने करा दिया अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है ना, द एम टू स्टेब्लिश फॉर्मल रिलेशन स्टार्ट हो गई है बिटवीन टू कंट्री। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या है इस अब्राहम अकॉर्ड में, क्या क्या है। एक तो यूएई और इसराइल ने साथ में आ गए हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन तैयार की है, एक्सचेंज की है। इसराइल वुड बी द प्लान टू एनेक्स द पार्ट ऑफ द ऑक्यूपाइड वेस्ट कश्मीर। ठीक है ना, इसराइल मतलब वेस्ट बैंक जो है ना, ये पूरी वार थी, ये वेस्ट बैंक है, देखो इसराइल में ये पूरा वेस्ट बैंक है, इधर इसराइल है, ये फ़लस्तीन का है, और इधर जॉर्डन मतलब डेड सी है, देखो डेड सी है। ठीक है ना, और इधर जॉर्डन रिवर आती है, देखो ये आ रही जॉर्डन रिवर। इसके इधर के साइड वेस्ट है, मतलब ये वेस्ट बैंक है। ये किसके पास आता है, ये आता है फ़लस्तीन के पास आता था, लड़के जीत लिया था इन्होंने। किससे जीता था, फ़लस्तीन से। तो आगे बढ़ाऊंगा मैं इसमें क्या क्या था यूएई। तो ये क्या कर रहे थे, इसराइल रिलेशन टू एक्सचेंज द इसराइल वुड सस्पेंड, अभी सस्पेंड कर दिया इसराइल ने, प्लान था एनेक्स करने का ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक को। कुछ उन्होंने कब्जा रखा है, कुछ वो और कब्जाना चाहते थे। ठीक है ना, तो ये रीज़न था। अब इसमें क्या हुआ, इससे क्या होगा, विद द यूएई बिकम द फर्स्ट गुल्फ कंट्री। देखो गुल्फ कंट्री कौन कौन सी होती हैं वो हम एक बार देख लेते हैं अपने मैप में जाके। ठीक है, ये हो गया अपना प्यारा भारत। हम आते हैं गुल्फ नेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ यहाँ है स्ट्रीट ऑफ, देखो मैं बताऊंगा, स्ट्रीट ऑफ आपकी आती है होम्बोज। ठीक है ना, जो अब कनेक्ट करती है पर्शियन गुल्फ को और कनेक्ट करती है गुल्फ ऑफ ओमान को। और ये कहाँ कहाँ के बीच में आती है, ये आती है ईरान ऊपर है, और ओमान ये है, देखो ओमान यहाँ पे ख़त्म होकर फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ओमान और ईरान के बीच में है ये। ठीक है ना, कनेक्ट करती है गुल्फ ऑफ ओमान को और पर्शियन गुल्फ को। अब इसमें गुल्फ कंट्री में कौन कौन सी कंट्री है जो पर्शियन गुल्फ में, देखो ये पूरा पर्शियन गुल्फ है, तो इसमें कौन कौन सी कंट्री है, देखो ईरान हो गया एक तो, फिर इधर से कहीं ना कहीं इराक भी आता है, देखो ये इराक का एक्सेस, यहाँ से कुवैत का भी एक्सेस है, यहाँ सऊदी अरेबिया का भी है, इधर आता है बहरीन आता है, फिर कतर आता है, यूएई आता है। ठीक है ना, ये सारी गुल्फ कंट्री है। तो यूएई जो है, ये यूएई पहली कंट्री है जिसने किसके साथ किया है, टाई किया है इसराइल के साथ। इसराइल ये रहा, ठीक है ना, इसराइल ये रहा। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो एक गुल्फ ऑफ अकाबा है, अकाबा जो सऊदी अरेबिया को टच करता है, देखो सऊदी अरेबिया का एक्सिस है इसमें, इसराइल जॉर्डन का एक्सिस है इसमें, जॉर्डन देखो ये टच कर रहा, इसराइल का एक्सिस है इसमें, और फिर इजिप्ट का एक्सिस है। कितनी कंट्री का है, एक तो इसका हो गया, सऊदी अरेबिया का एक्सिस है अकाबा में, और ये स्विस कैनाल ये जा रही है ना, गुल्फ ऑफ स्विस, तो ये अकाबा है रेड सी में, गुल्फ ऑफ अकाबा। गुल्फ क्या बोलते हैं, जो थ्री साइड से बाउंडेड होता है लैंड के, एक साइड से खुला होता है, ओपन होता है, उसे गुल्फ बोलते हैं। तो ये इसराइल से भी टच करता है, इधर आपका इजिप्ट आता है, इधर आपका जॉर्डन आ रहा है, देखो छोटा सा, इधर आपका ये आ रहा है। तो चार कंट्रीज में आ गए, एक दो तीन चार, तो चार कंट्री को एक्सिस है इसमें। तो इन्होंने टाई किया है अपने यूएई ने इसराइल के साथ। आपको मैं बताता हूँ, देखो अब इसमें क्या है, वेस्ट बैंक आपका कहाँ है, मतलब ये पूरा वेस्ट बैंक है। ठीक है ना, ये आपका फ़िलिस्तीन बोला जाता है, ये देखो डेड सी है, जो आपकी कितनी कंट्री बीच में आती है, एक तो आती है आपकी ऊपर कौन सी कंट्री है, जॉर्डन है, जॉर्डन के बीच में आती है, और इसराइल के बीच में आती है, इसराइल नीचे आ गया ना, और फिर आपका किस में आती है, ये आपका इसमें आती है फ़लस्तीन में। ठीक है ना, ये गाज़ा पट्टी है, फ़लस्तीन का पार्ट है गाज़ा पट्टी। तो याद रखना, जॉर्डन दो बार क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, जॉर्डन मेडिटेरेनियन सी से टच, ये मेडिटेरियन सी है, इससे टच नहीं करता। लेबनान करता है आपका, जेरो मतलब ये गाज़ा पट्टी करता है, गाज़ा स्ट्रिप करता है आपका, इसराइल करता है, इजिप्ट भी करता है, सीरिया भी करता है, देखो ऊपर से सीरिया भी करेगा यहाँ से। और कौन करता है, सीरिया के अलावा कौन करता है, और इधर से टर्की भी करता है। ठीक है ना, टर्की करता है, फिर तो बहुत कंट्री है, टर्की भी करता है, सीरिया भी, लेबनान भी, इसराइल भी, गाज़ा स्ट्रिप भी, इजिप्ट भी, पर जॉर्डन नहीं करता। याद रखना, जॉर्डन भी नहीं करता और इराक भी नहीं करता। इराक किससे करता है, वो पर्शियन ग्रुप से कनेक्ट करता है इराक, इसकी बद्दाख वो है। तो ये हमने मैप अपना देख लिया है। अब हम वापस आ जाते हैं, तो फर्स्ट गुल्फ कंट्री जो मैंने गुल्फ कंट्री बताई थी आपको,
एक तो स्टेब्लिश डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशन विद इसराइल के साथ इन्होंने किया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, गुल्फ कंट्री में देखो कौन कौन सी कंट्री है, 7 अरब स्टेट विच इज़ बॉर्डर विद पर्शियन गुल्फ, जो मैंने बताया था 7 अरब स्टेट पर्शियन गुल्फ में, कुछ के नाम बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है ना। ये थर्ड कंट्री है जो अरब नेशन है ना, उसमें ये थर्ड कंट्री है। जो अरब नेशन बहुत सारे होते हैं पूरे, जो गुल्फ, एक तो हो गया गुल्फ कंट्री, गुल्फ में तो गुल्फ में जो आती है पर्शियन गुल्फ के साइड में, अरब कंट्री में और भी कंट्री आ जाती हैं। तो उसके जो पहले कौन कौन से कर चुके हैं, इजिप्ट कर चुका है, फिर जॉर्डन कर चुका है, बेचारे पास पास में कैसे रह सकते थे, दोनों के बॉर्डर टच करता है इसराइल, इजिप्ट से भी जॉर्डन से भी, तो दोनों पहले ही कर चुके हैं। अब यूएई ने भी कर लिया है, वो जो गुल्फ की पहली कंट्री है, और अरब नेशन में वो थर्ड कंट्री है, ठीक है ना। क्यों फिर क्या है कि फॉर डिकेड मैनी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसी मैनी ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट विल नॉट एंड द स्टेट ऑफ हॉलिस्टिक इसराइल, एग्री नहीं करते थे इसराइल से, ठीक है ना। अब इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट बताता है इसराइल और अरब कंट्रियों के। एक हुई थी हुसैन मैक मोहन जो है 1950 में कॉरस्पॉन्डेंसी कंटेनर ब्रिटिश सपोर्ट किया था उन्होंने, ऑटोमन अम्पायर मतलब कि था ना, और उन्होंने फर्स्ट कब्जा लिया था, जो आपको खिलाफत मूवमेंट में देखने को मिलता है। खलीफा, जो ऑटोमन अम्पायर के खलीफा थे, उन्हें हटा दिया था और ब्रिटिश ने कब्जा लिया था। तो 1950 वहाँ हुआ। यहाँ पे क्या सर 1970 के टाइम पर, 60 के टाइम में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया इंडिया में, जो सपोर्ट करते खलीफा को ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। फिर 1970 वर्ल्ड वॉर वन हुआ, ब्रिटिश कैप्चर द फिलिस्तीन फ्रॉम द ओटोनोम एम्पायर आफ्टर द स्काई, आपके स्काईज पिकॉट एग्रीमेंट हुआ था विद फ्रांस। ये भी वही, ये है खलीफा से रिलेटेड, जो ओटोनोम एम्पायर को उन्होंने क्या किया, कैप्चर कर लिया था 19 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, किसी पाइकॉट एग्रीमेंट, ये याद रखना है किस किस कंट्री के साथ था ये, ठीक है ना। फिर बलफोर डिक्लेरेशन 1917 में, 16 में ये हुआ था, 1917 में ये हुआ था। इसमें क्या होता है, फिलिस्तीन एज ए नेशन होम ऑफ जूइस, मतलब नेशन होम ऑफ जूइस इस्टेब्लिश कर दिया गया था ब्रिटिश ने फिलिस्तीन को, जूइस का घर। अब जूइस थे वो, तो ये इस्लामिक अरेबियन वाले क्यों एक्सेप्ट करेंगे एक तरीके से, क्योंकि अरेबियन नेशन था पूरा वो। तो इनमें इस पे कौन था, बलफोर डिक्लेरेशन था। अब ब्रिटिश ने मतलब ये सब फाइट फाइट चलती रही, इसमें ये लिखा है ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर इज द प्रेस्टिगेटेड जूस बाय द नाजी जर्मन गिव ए मोमेंटम ऑफ द मतलब डिमांड ऑफ द स्टेट ऑफ जूस फिलिस्तीन। ये सब पढ़ने की चीज़ें आप पढ़ लेना, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 1947 में क्या होता है, क्योंकि हमारे आज़ादी का दिन आ चुका है, अब हम देखते हैं 1947 में क्या होता है। 1947 में यूनाइटेड नेशन मतलब कि बोर्ड टू स्प्लिट द फिलिस्तीन बिटवीन अरब एंड जूस। जो फिलिस्तीन है ना, जिस पर फाइट चल रही थी पहले से, कब्जा कर लिया था, उसको अरब और जूस में डिवाइड कर देना चाहिए। यूनाइटेड नेशन में ऐसी वोट होते हैं। तो जूस लीडरशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर अरब रिजेक्ट करते हैं। जूस क्यों करते हैं, उन्हें जगह मिल रही है रहने के लिए, पर अरब क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन हम क्यों रखें जूस को। तो ये वाला एक सिस्टम था। फिर क्या होता है कि अरब स्टेट जो है अपनी, इजिप्ट होगी, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया, ये फाइट डिक्लेयर कर देती हैं इसराइल के खिलाफ, लड़ाई स्टार्ट कर देती हैं। वो लड़ाई इसराइल जीत जाता है। जीत में वो क्या करता है, फ़लस्तीन से वो गाजा स्ट्रिप है और वेस्ट बैंक को भी कब्जा कर लेता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो ये और कर लेता है। फिर क्या होता है, रिफ्यूजी हो जाते हैं, आपके फ़लस्तीन में रिफ्यूजी क्राइसिस आ जाते हैं, क्योंकि कुछ वहाँ पे जूस भी रहते थे, और मतलब कि अरब वाले भी रहते थे, मुस्लिम भी रहते थे। तो फिर वहाँ पे जैसे फ़लस्तीन रिफ्यूजी क्रिएट हो जाते हैं, उसके लिए फिर क्रिएशन किया जाता है PLO, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1964 में, ठीक है ना। पहले क्या हुआ, मतलब कि वो वोटिंग हुई, वोटिंग में क्या हो गया, डिवाइड कर लो जूस और अरब के बीच में। जूस एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी, अरब रिजेक्ट कर देता है, अरब वार स्टार्ट कर देता है, इसराइल जीत जाता है, वो गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को कब्जा लेता है फ़लस्तीन से। तो फ़लस्तीन में क्या होता है कि इसराइल मतलब कि रिफ्यूजी क्राइसिस आ जाते हैं, तो उसके लिए PLO, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1964 में क्रिएट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, सीरीज ऑफ वार होती हैं, देखो इनके बीच में 1956 में, 1967 में सिक्स डे वॉर, 1970 में आपकी योम कीपर वॉर होती है इसराइल और अवन में। बस इनके नाम याद रखने हैं, क्यों, ये डायरेक्टली आपसे पूछेगा। 6 डे वॉर और योम कीपर वॉर इज बिटवीन इसराइल एंड अरब, ठीक है चलो। अब इन कुछ शांति लाओ भाई, कुछ शांति करो। तो कि अपनी PLO जो बनाई थी इन्होंने, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई थी, ये रिफ्यूजी क्राइसिस को देखने के लिए थी। तो 1993 में वो साइन करते हैं ओस्लो अकॉर्ड, ये भी याद रखना, ओस्लो अकॉर्ड विद इसराइल एंड द प्रोवाइड द फॉर फिलिस्तीन इंटीरिम सेल्फ गवर्नमेंट। जो उन्होंने कब्जा रखा था ना वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, जैसे इंडिया को कब्जा रखा था ब्रिटिशरों ने, और ब्रिटिश बोलती चलो इंटीरिम गवर्नमेंट तुम बना लो वहाँ। तो ऐसे परमिशन मतलब कुछ साइन होता है ओस्लो अकॉर्ड में।
उससे क्या होता है कुछ टाइम बाद इसराइल बैक ट्रैक लेता है, रिफ्यूज़ कर देता है ऐसे करने से, फ्री कंट्री करने से, तो वहाँ पे डेडलॉक हो जाता है। फिर क्या होता है कि इशू फॉर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, स्टेब्लिश सेटलमेंट बाय द इसराइल ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। 2011 में क्या होता है लेटेस्ट, फिलिस्तीन लॉन्च करता है डिप्लोमेटिक कंपेन लॉन्च करता है टू गेन द मेंबरशिप इन द यूएन फॉर द स्टेट ऑफ फ़लस्तीन। जो फ़लस्तीन है ना उसकी मतलब कि ऐसे, मतलब कि वो एक डिप्लोमेटिक चीज़ लॉन्च करता है कि वो क्या करे, जो मेंबरशिप इन यूएन फॉर स्टेट ऑफ फ़लस्तीन को उसे मिल जाए, वो ये स्टार्ट करता है। सेम ईयर में क्या होता है, ही एडमिट द यूनेस्को एज ए फुल मेंबरशिप। ठीक है ना, स्टेट ऑफ फ़लस्तीन को पहले अपनी कोशिश करने के बाद वो फुल मेंबरशिप ज्वाइन करवा देता है उसे। हाउएवर द फ़लस्तीन स्ट्रगल टू बी एज इंडिपेंडेंट नेशन स्टिल गोइंग ऑन। तो क्या कर रहा है इसराइल, अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा है उसे, और उसे एक तरह से आज भी फाइट कर रहा है फ़लस्तीन, एक इंडिपेंडेंट स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। इधर फ़लस्तीन क्या कर रहा है, फ़लस्तीन एक तरह से उसने डिप्लोमेटिक कंपेन चला रहा है कि यूएन में उसे एक तरह से क्या मिल जाए, एक स्टेट का दर्जा मिल जाए, कोई स्टेट फ़लस्तीन भी है। वो पहले ही फुल मेंबरशिप एडमिट कर चुका है यूनेस्को की, आज भी वो फाइट में लगा हुआ है। अब कहते हैं वाई अरब स्टेट इज एंगेजिंग इसराइल, इसराइल के साथ क्यों कनेक्ट हो रही है अरब स्टेट। कुछ इसमें देखो यूएस के लिए बेनिफिट बताया, क्यों बेनिफिट है वो रीज़न, एक तो वैल्यूबल ऑयल रीज़न है, यूएस उसको अपने पास रखना चाहता है कि उसके पास वैल्यूबल ऑयल रिजर्व है। फिर वो थ्रेट ऑफ टेररिज्म है, अगर वहाँ पे इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी ना तो पूरी वर्ल्ड के लिए, स्पेशली अमेरिका के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि इसराइल वहाँ पे सीरिया, फिर ये वो सब कंट्री है ना पास पास में लगी हुई, तो इराक ये हुई, ईरान, तो इसमें क्रिएशन प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो वहाँ पे वो थ्रेट नहीं करना चाहता टेररिज्म का। और उसे फ्री ऑफ नेविगेशन चाहिए, क्योंकि यूएस की नेवी वहाँ जगह जगह पे है, जैसे इसराइल में होगी और भी जगह जगह पे है, तो उसे फ्री अपनी नेविगेशन, वो नेविगेशन चाहिए उसे, मतलब अच्छे से उसका काम धाम चलता रहे। तो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज़ में बाबे इल मंदीप स्ट्रीट है, स्विस कैनाल है, बाबे इल मंदीप आपको स्ट्रीट दिखाता हूँ मैं, किस किस को बीच में जोड़ती है, रेड सी को यमन से जोड़ती है, यमन सी से आपको दिखाता हूँ मैं। ये भी नीचे देखो, हमने यहाँ पढ़ा था गुल्फ ऑफ अकाबा, ये गुल्फ ऑफ अकाबा था। अब नीचे आ जाएंगे, ये आ गया देखो, ये देखो मैंने मार्क की हुई है, गुल्फ ऑफ एडिन को जोड़ती है रेड सी से, ये ही देखो, ये मैं आपको ऐसे दिखा दूंगा, बाब अल मंदाब स्ट्रीट है। स्ट्रीट क्या होता है, छोटी सी नैरो लाइन जो बड़ी सी को जोड़ती है, गुल्फ को जोड़ती है। तो ये आपकी आती है दजीबूती में और यमन में, और थोड़ा सा पोर्शन हम कहना चाहें तो इरिट्रे में लेती है, पहले मेन यार है ना दजीबूती और यमन में ही आती है। ये अरेबियन सी को मतलब गुल्फ ऑफ एडन से निकलते, एडन भी पता लग गया, एडन किसके बीच में आता है, यमन, दजीबूती और सोमालिया, यमन, दजीबूती और सोमालिया के बीच में गुल्फ ऑफ एडन आता है। हमने ऊपर कौन सा पढ़ा था, गुल्फ ऑफ ओमान, ईरान और आपका इधर ओमान के बीच में आता है। पर्शियन गुल्फ तुमने पढ़ लिया, 7 कंट्री हैं वो। और स्ट्रीट किसके बीच में आती है, स्ट्रीट आती है आपकी ईरान और ओमान के बीच में, वही गुल्फ पूरा। ठीक है, हम आते हैं अपने उस पे मैप पे वापस। तो हम ये पढ़ चुके हैं। अब क्या अरब क्यों जुड़ने की कोशिश कर रहा है उस रीजन से, उसका एक मेन कारण है कि उसे ओरिएंट अपनी इकोनॉमी में मतलब रीओरिएंट करना है, इकोनॉमी बढ़ानी है, क्योंकि पता है उसे एक टाइम पे पेट्रोल स्टेबल हो जाना है। कोविड टाइम पे क्या हुआ, पेट्रोल बिका नहीं, उसमें उसकी मतलब कि इकोनॉमी घटने लगी। तो फ्यूल्ड इकोनॉमी अरब की है, स्टेट नीड टू इन्वेस्ट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है। और इसराइल के पास कुछ गुड टेक्नोलॉजी है जो इन वेस्टर्न एशिया और अरब स्टेट में इसराइल के पास। इनहेंस द कॉपरेशन, हम बैरक है ना आपकी, बैरक मिसाइल हमारे पास जो है वो हमने इसराइल के साथ मिलकर बनाई, ब्रह्मोस बनाई है हमने रशिया के साथ मिलकर, इंडिया वो बनाई, बैरक जो बनाई है हमने बनाई है इसराइल के साथ। देखो उसके बाद टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया होती है उनके पास, और इन्हेंस करना चाहते हैं कॉपरेशन विद इसराइल, किस चीज़ में, टेक्नोलॉजी पार्ट में, जो बायोटेक हो गया, हेल्थ केयर हो गया, डिफेंस हो गया, साइबर सर्विलांस हो गया, इन चीज़ में अपनी पोजीशन को इन्हेंस करना चाहते हैं। फिर थ्रेड, उनको डर भी है, जो अरब वाले हैं उन्हें सुन्नी एक्सट्रीमिज्म से डर है, सुन्नी एक्सट्रीमिज्म से उन्हें डर है कि मतलब कि राइजिंग द इस्लामिक स्टेट टेरर ग्रुप जो सुन्नी एक्सट्रीमिज्म उनसे डर करते हैं, तो वो चाहते हैं किसी से कॉपरेशन हो जाए तो अच्छे से वो हमारी हेल्प भी कर दे, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो। ठीक है ना। फिर नीड टू काउंटर ईरान, ईरान से बहुत डरते हैं, ईरान एक बहुत बड़ा रीज़न है, तो उससे बहुत डरते हैं, सुन्नी सुन्नी अरब किंगडम से एक तरह से, तो उससे वो डरते हैं, तो उसमें अपना कॉपरेशन बनाएंगे। तो अपना क्या पता है हमें इसराइल को टेक्नोलॉजी दे, उन्हें कुछ मदद करे, कुछ उनके डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिकल एग्रीमेंट साइन ऑफ इन फ्यूचर, तो इसलिए फिर वो आ गया थ्रेट टू सेमिनिज्म ऑफ पॉलिटिकल ऑफ इस्लाम,
the transitional concept embodied by the Muslim Brotherhood, on which certain Gulf Arabian rule were the external threat to the dynastic of monarchy. यही सब बातें सब कुछ थ्रेट है. फिर जियो पॉलिटिक्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यूएई तो एक तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी मिलेगी एक्सचेंज करने के. इसराइल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसे एक बिग पावर इन द गुल्फ मिल रही है, गुल्फ में उसे अपनी एंट्री मिल रही है, तो एक तरह से वो गुल्फ में अंदर उतर रहा है, तो उसे एक बिग प्लेस मिलेगा एक इकोनॉमी के लिए भी और फिर मतलब कि डिप्लोमेटिक के लिए भी. सऊदी अरेबिया का जो एक सऊदी अरेबिया ब्लॉक है, ठीक है ना, सऊदी अरेबिया ब्लॉक है, तो उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट बीइंग अलाइन विद द यूएस and Israel over Iran, Muslim Brotherhood, and their support for Palestine, which Arab power had historical applied to dribbling. मतलब यही सब बातें हैं उसमें. सऊदी अरब को फ़ायदा मिलेगा एक तरीके से, कुछ नहीं है. यूएस को एक वहाँ प्रॉस्पेरिटी रहेगी उस नेशन में, तो यूएस को फ़ायदा मिल सकता है एक तरीके से कि पीस कीपिंग रहेगी. इसमें देखो ट्रम्प की बारी दे रखी है, ट्रम्प अब उतर चुके हैं कि ट्रम्प की द पीस प्रोस्पेरिटी प्लान टू रिसॉल्व द इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व मतलब सॉल्व करना चाहते हैं एक तरीके से. फिर फ़लस्तीन को क्या है, अनलाइक द पास्ट टू अरब इसराइल पीस एग्रीमेंट, क्योंकि फेल हो गए थे वो, फ़लस्तीन डू नॉट फिगर द प्रॉब्लम आपका आपका prominently current one, Palestine want to viable independent state which is nowhere on the horizon. तो एक तरह से क्या पता इन फ्यूचर हो जाए. आपका इजिप्ट इसराइल पीस डील होगी थी, प्रॉमिस एटोनोमस सेल्फ गवर्न अथॉरिटी इन वेस्ट बैंक गाजा, क्योंकि आपकी इजिप्ट और इसराइल की पीस डील हुई थी, प्रॉमिस किया था ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी दे देंगे हम वेस्ट बैंक और गाजा को. तो ऐसी कुछ चीज़ हो जाए. जॉर्डन आपकी जोनेडियन इसराइल ट्रीटी हुई थी, केम आफ्टर इसराइल एग्री टू फॉर्म आपका फ़लस्तीन अथॉरिटी बनाने परमिशन दे दी थी कि जॉर्डन ने बोला था कि इसराइल वालों से प्लीज़ कर दो उनके लिए, इधर इजिप्ट वालों ने बोला था उनके कुछ सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी तो बना दो वेस्ट बैंक गाजा के लिए, बेचारे परेशान है, तो क्या पता यूएई उनके लिए कुछ मदद कर दे फ़लस्तीन वालों की. फिर इंडिया के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, देखो इंडिया के लिए क्या है कि मतलब कि दोनों पीस स्टेबिलिटी रहेगी वेस्ट एशिया में, स्टेबिलिटी रहेगी तो उसके लिए एक तरह से बहुत बड़ा वो एनर्जी सेक्टर वहाँ से मिलता है उसे. अगर वहाँ पीस रही ना, वहाँ पे पीस रही तो हमारे पास नॉर्मली फ्लो चलता रहेगा हमारा पेट्रोल का, एनर्जी का. अगर वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए तो वहाँ पे हमारा इंपोर्ट रुक जाएगा और उससे क्या प्राइस हाई हो जाएंगे मार्केट में, क्योंकि मतलब कि सप्लाई रुक जाएगी तो डिमांड हाई हो जाएगी, तो एक वो प्रॉब्लम स्टेबिलिटी बनी रहे वहाँ उस नेशन. फिर इंडिया सपोर्ट करता है टू स्टेट सॉल्यूशन को. टू स्टेट सॉल्यूशन कहता है टॉक कर लो आपस में बैठ के इसराइल और फ़लस्तीन वालों, कुछ पार्ट तुम रख लो कुछ फ़लस्तीन को दे दो, तो ये टू स्टेटस सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है. एक तो ये सॉल्व होने की संभावना है, स्टेबिलिटी रहेगी तो हमारा वो एनर्जी सेक्टर को चीज़ मिलती रहेगी. और फिर टाई विद ईरान कुड बी इम्पैक्ट एज स्टिल सी द अरब इसराइल टाई अप, ठीक है ना, जैसे अरब इसराइल के टाई अप हुए हैं तो टाई विद ईरान कुड बी इम्पेक्टेड, कुछ प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इसराइल और अरब कंट्री जो है एक तरह से खिलाफ, अरब कंट्री खिलाफ रहती है ईरान के, ठीक है ना, शिया सुन्नी का उनका कुछ है तो उसके वो रहती है. तो जैसे टाई हुए ना अरब ईरान के, ऐसे डायरेक्टली थ्रेट टू द सिक्योरिटी, क्योंकि ईरान एग्रेसिव पॉलिसी अपना सकता है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है. क्यों हो सकती है कि हमने बहुत प्रोमिनेंट स्टेक किया हुआ है ईरान में, छाबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, फिर रूट डेवलप कर रहे हैं सेंट्रल एशिया में जाने का, ठीक है ना, तो वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो बना रहे हैं जो मॉस्को तक जाएगा छाबार पोर्ट से, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है. दोनों बताया इन्होंने, इसमें थोड़ा हेल्प मिल सकती है, टू स्टेट सॉल्यूशन सॉल्व हो सकता है, पीस आ जाएगी उसमें. फिर ये भी प्रॉब्लम भी बताई है उन्होंने. एंड ऑल्सो डील द ओपन न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू प्ले मच लार्ज रोल इन द रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, एंड इंडिया एंजॉय स्पेशल रिलेशन विद बोथ. इसराइल मतलब दोनों की अच्छी रिलेशन थी दोनों के साथ इंडिया की. इंडिया मतलब एक तरह से आपको इंडिया को क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी उस रीजन में, इंडिया एंजॉय कर सकता है इस रिलेशनशिप की वजह से. कंक्लूजन वही बड़ी बड़ी बातें आप पढ़ लेना मेंस में लिखना चाहो तो, कि जो भी आपको लिखना है, ठीक है ना. हमारा लास्ट टॉपिक है जो है अपना सप्लाई चेन रीसाइलेंस इनिशिएटिव SCRI. अभी क्या होता है कोविड टाइम पे हमने क्या, एक तो वोकल फॉर लोकल स्टार्ट कर दिया, चाइना की चीज़ें बैन कर दी, ऐप बैन कर दिए, इंपोर्ट वहाँ से बहुत बैन कर दिया. तो ऐसा ऐसा हमने नहीं, बहुत कंट्रियों ने किया था. वो सुनने में आया था कंपनी आ रही है चाइना से जा रही है ये और वो, तो उससे क्या हुआ है सप्लाई चेन को रिसाइलेंस मतलब चुप हो गई थी, सप्लाई चेन कम हो गई थी, मतलब क्योंकि चाइना बहुत चीज़ इंपोर्ट करता है, छोटी 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 चीज़ें. तो बहुत चीज़, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, मेरे मेरे पास पुराना लैपटॉप था, इस वाले लैपटॉप से पहले मैं पुराना जो लैपटॉप था मैंने इंस्प्रॉन सीरीज का था डेल का, तो उसकी बैटरी प्रॉब्लम कर रही थी, ठीक है ना, वो बहुत दिन से रखा हुआ था, मैंने सोचा ठीक करा लो, कोविड के बाद मैंने सोचा इसे एक बार मैं रिपेयर करा लेता हूँ आपका
नेहरू प्लेस में जाके मैं वहाँ पे गया। तो ला मैंने उसकी बैटरी पता की थी, बहुत पहले पता की थी, बहुत टाइम से रखा भी था। कोविड से पहले उसकी बैटरी वो मिल रही थी 2000 रुपये में, ठीक है ना, आपकी डेल की बैटरी। और फिर कोविड के बाद में वही बैटरी मुझे 5000 में मिल रही थी। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो बोलते सप्लाई चेन नहीं आ रही है चाइना से, चाइना डेवलप करता है, इस वजह से आपकी क्या राइज हो गया, प्राइस राइज हो गया है, ठीक है ना। सप्लाई कट गई है तो डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ने से प्राइस हाई हो गया है। तो यही सारा रीज़न था। इस तरह सप्लाई चेन को हमें चलाना कैसे है। तो अपनी ट्रेड मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि मिनिस्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान ने ये लॉन्च किया है, क्या, सप्लाई चेन रिसाइलेंस। स्पेशली प्रपोज किसने किया था, जापान वालों ने किया था, भाई ऐसा ऐसा काम कर लो, चाइना की कोई मदद नहीं लेनी, हम आपस में अपनी जॉइंट कर लेते हैं और भी कंट्री को इसमें जोड़ लेंगे, तो सप्लाई चेन बन जाएगी। किसकी किसके पास क्या है, तो एक दूसरे में बांट बांट के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाइना की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है कि अबाउट ग्लोबल सप्लाई चेन, इसमें क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क दैट कैन बी स्पेन अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टिनेंट एंड कंट्री, जो मैंने आपको बताया फॉर ए पर्पस ऑफ सोर्सिंग सप्लाई गुड एंड सर्विसेज दोनों के लिए। ग्लोबल सप्लाई चेन इन्वॉल्व फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेस एंड रिसोर्सेज अक्रॉस द ग्लोबल। तो इसमें क्या है कि सप्लाई चेन में इंफॉर्मेशन भी फ्लो होनी चाहिए, प्रोसेस भी, रिसोर्सेज भी, ठीक है ना। तो ये था। अब ये एस है क्या, मतलब इसमें है क्या एस में, ये करता है, इंश्योर करता है डेट की आपकी डाइवर्सिफाइड इन द सप्लाई रिस्क, ठीक है ना। जो क्लस्टर सप्लाई आपकी नेशन इंस्टेड टू बीइंग डिपेंडेंट, वन ऑफ द फ्यू डिपेंडेंट रहते हैं, तो उसे एक तरह से क्या करता है, इंश्योर करता है कि सप्लाई रिस्क ज़्यादा ना है। फिर अन एंटिसिपेटेड इवेंट जैसे होते हैं, तो सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, पेंडेमिक आ जाए, कुछ मैन मेड सच कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसमें क्या चलना चाहिए कि सप्लाई चेन कुड भी इम्पैक्ट, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, एंड डेस्टिनेशन कंट्री, मतलब जो डेस्टिनेशन कंट्री से सामान आता है उसमें काम सामान आना बंद हो जाए, तो एक प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है। तो उसको रोकने के लिए हमने ये किया है इसमें। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, अट्रैक्ट करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, टू टर्न द इंडो पैसिफिक इनटू ए इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने, मतलब बिल्डअप करता है म्यूचुअल अपनी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर कंट्री, ये वो सब। वाई फोकस ऑन एस देखो, पेंडेमिक टाइम आया जो मैंने आपको बताया, तो प्रोडक्शन स्टॉप हो चुका था, तो उसके लिए हमें सामान की ज़रूरत थी, क्योंकि अपना आना इम्पोर्ट कम हो गया था, तो हमें वो नहीं मिला था, तो उस वजह से हमने प्रोसेस स्टार्ट सप्लाई चेंज। कोविड हो गया, फिर यूएस चाइना की वो ट्रेड टेंशन चालू है, उसमें बहुत कंट्री को लॉस हो रहा है, बाहर की कंट्रियों को। तो हमने क्या किया, भाई तुम लड़ते रहो आपस में, हम अपना एक नया बना लेंगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सप्लाई को जारी रखने के लिए, प्राइमर गुड्स की। अब और क्या करता है, मैनेजिंग सप्लाई ऑफ इनपुट्स, वही मैनेज करता है सप्लाई जो इनपुट्स में है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द सप्लाई चेन क्रिटिकल फॉर मैनेजिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद सप्लाई ऑफ इनपुट एंड वेल हेल्प टू कोहेरेंसिंग रीचिंग द एडवर्स इवेंट ऑफ फास्टर एंड ऑल्सो डिसिप्लिन प्राइस ऑफ वोलेटिलिटी। ये प्राइस में ऊपर नीचे प्रदान होता है, ये सब होता है, और उसको मतलब रोकने के लिए एक तरह से ज़्यादा ना ये काम करता है। फेयरिंग ट्रेड ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना, वही चाइना के ऊपर, जो चाइना कहता है कि मोनोपोली क्रिएट कर रहा था अपनी चीज़ों पे, ठीक है ना, कुछ भी रोक दूंगा, ये कर दूंगा, ये ऐप कर दूंगा, तो एक तरह से हम एक चाइना की मोनोपोली नहीं बनने देना चाहते थे, इसलिए हमने ये स्टार्ट किया। इनहेंस करता है कॉपरेशन अमंग द पार्टनर कंट्री, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वर्ल्ड की जीडीपी 3 कंट्री है, उनकी जीडीपी इतनी ट्रिलियन की है, और जिनकी जो अपनी आपस में वो ट्रेड करते हैं गुड्स एंड सर्विस का इतने बिलियन का है, ठीक है ना, इतने इतने का। ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड चाइना ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी क्वाड है ना अपना, उसमें ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस आते हैं। तो एक तरह से जो SCRI बनाया हमने, ये SCRI इसमें 3 कंट्री आती है, यूएस नहीं आ रहा, मे भी इन फ्यूचर में ज्वाइन कर सके। इसमें और क्या किया गया है, इन्होंने ये सप्लाई चेन को और बढ़ाना चाहते हैं। उसने क्या कह रहे हैं कि SCRI विल वर्क विद द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियान के साथ हम इसे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, स्ट्रॉन्ग सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग चेन डेवलप कर देंगे, ठीक है ना, जो एक्सटर्नल शॉप कर सकता है और इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है। तो ये क्या है, एक तरह से वही है कि प्रॉब्लम ना है सप्लाई चेन में, क्योंकि प्रोडक्शन रुक जाता है, उसको बढ़ावा देने के लिए है इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट है फ्री के लिए। फिर आपको ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं, क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस सबको फ्लो करती है। फिर वही क्या कर सकता है, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, मेंस की बातें हैं, तो बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं, इनमें हेल्प मिल सकती है, इन चीज़ों में प्रॉब्लम चल रही हो तो ये वो सब इसे बढ़ा सकते हैं और भी कंट्री को ऐड करके। तो हमने इसमें क्या कवर कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे अपना इकोनॉमिकल सेक्शन पे, और इसमें इकोनॉमिकल सोशल एक साथ लेंगे हम। इसका प्रोसेस रहेगा हम कि एक हफ्ते में, मतलब ये इस वाले फरवरी में अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर ख़त्म कर दें और फरवरी में, मतलब कि फरवरी नहीं सॉरी, जनवरी में हम अपना, जनवरी में हम क्या ख़त्म कर दें अपना, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, और फिर हम क्या करें अपना फरवरी में, एक तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी प्लस बजट, फिर फरवरी जब मार्च आएगा तो फरवरी की मैगजीन आ चुकी होगी, वो हम मार्च में पढ़ लेंगे और इन सबको रिवीजन सीरीज में डालेंगे, इन सबको रिवीजन सीरीज में डालेंगे। कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा ग्रुप, टेलीग्राम का मतलब ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उस पर हम ऑनलाइन क्लासेस मैपिंग की, ऑनलाइन क्लासेस हिंदू की शाम को, हिंदू नहीं सभी न्यूज़ कवर करते हैं जो आती है हिंदू से अलग, क्योंकि हिंदू कोई यूपीएससी के लिए प्रोस्पेक्टिव नहीं है, वो हिंदू अखबार है, यूपीएससी नहीं है वो। उसमें से न्यूज़ आ जाती हैं और जगह से भी न्यूज़ आती है, सब हम कवर कर लेते हैं विद बेसिक थिंग के हिसाब से। आप एक वीडियो देख लेना हिंदू की, वो है, ये हम सब कंप्लीट कर लेंगे, इन्हें हम रिवीजन सीरीज में डालेंगे जो हम रिवाइज करेंगे गूगल मीट पर। ठीक है ना, ये हमारा पोर्शन का कवर हो चुका है, इकोनॉमिक्स अगले उसमें पढ़ेंगे हम। थैंक यू।